अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। वार्म वेलकम शो। और आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ हैं आमिर हसन साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही है सलमा बरसरा। सलमा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि बिलावल साहब ने एक मार्च कराची से शुरू किया और वो शायद इस वक्त छठा पहुंच चुका है, और अब देखना यह है कि वो 8 मार्च का उन्होंने बोला है कि वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, तो एक लंबा मार्च है। दूसरी जानिब अगर हम पीडीएम की बात करते हैं तो अपोजिशन की जो पीडीएम की पार्टीज हैं उनकी मुलाकातें इत्तेहादियों से भी हो रही हैं। जरदारी साहब इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, तो सारी अपोजिशन जो है वो इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो मुलाकातें हैं ये कहीं ना कहीं कोई इंपैक्ट जरूर डालेंगी। नदीम कुरैशी साहब, ओवर टू यू सर। क्या क्या देख अगले चंद दिनों की में पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर भी है, बिलावल का लॉन्ग मार्च हो या अपोजिशन की होने वाली मुलाकातें हों, कहीं ना कहीं अदम एतमाद की जो तहरीक है वो उसके आसार लोगों को नजर आ रहे हैं कि शायद कामयाब हो जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कौन से लोगों को इसके असरात नजर आ रहे हैं कि कामयाब हो जाए। अपोजिशन वालों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने हर जगह जमहूरी रवायात की पासदारी की है। जब भी कोई बजट सेशन हुआ पिछले 3.5 साल में, कोई कानून साजी का मरहला आया, आपने देखा अपोजिशन ने इसी तरह से बुलंद दावे किए, और हमने हर बार पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए जो भी कानून साजी करनी थी हमें उसमें कामयाबी हुई। मैं जाती तौर पर समझता हूँ आज बड़ा ही हैरान कौन दिन है कि पीपल्स पार्टी जो कमोबेश 15 साल से कंटिन्यूसली 14 साल से सिंध में गवर्नमेंट पे है, अब वो अंदरूनी सिंध हो, सिंध का हाथ हो या शहर हो, वहां के लोगों की हालात जिंदगी में जिस कदर अबतरी और जिस कदर मसाइल का शिकार उनको इस दौर में होना पड़ा, पीपल्स पार्टी के दौर में मामूलियत की मिसाल नहीं मिलती। और तो ये चाहिए था कि बिलावल भुट्टो साहब अपने कराची की हुकूमती मशीनरी पर तवज्जो देते और सिंध के उस हारी को, उस किसान को, उस मजदूर को जिसको इन्होंने हमेशा नारों के जरिए ट्रैप किया, उसको इस जदीद दौर में बुनियादी इंसानी सहूलियात, बुनियादी म्युनिसिपल सर्विसेज से और उसको मौका देते कि अपनी जिंदगी में बेहतरी लाए, बजाय इसके कि अपनी चीजों को बेहतर किया जाए, बजाय इसके कि वो चूहे जो अरबों रुपए की गंदुम खा गए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतें जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस के हवाले से स्टेटमेंट्स देती रही हैं और पाकिस्तान का मीडिया जो कुछ दिखाता रहा, बजाय इसके कि आम आदमी को हेल्थ में, एजुकेशन में हेल्प की जाती, सिंध में जो हजारों या लाखों घोस्ट मुलाजमीन है उनको आइडेंटिफाई करके लोगों के लिए जॉब के नए मौके तलाश किए जाते। इन्होंने जनाब अब इस्लामाबाद यात्रा का जो प्लान किया है, इनको इंशाअल्लाह ताला यहाँ वो जो नताइज इन्होंने सोचे हैं वो नहीं मिलेंगे, इनको वही उसी नताइज का सामना करना पड़ेगा जो नताइज इनको कैंटोनमेंट। मैं रिस्पॉन्स दूंगा हसन साहब, आमिर हसन साहब। देयर इज अ लॉन्ग चार्जशीट जो नदीम कुरैशी साहब ने आपके पीपल्स पार्टी के खिलाफ पेश कर दिया। बिलावल साहब को चाहिए था उस पर तवज्जो देते, बजाय इसके कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते, उससे मिलना कुछ नहीं। ये नदीम साहब का मौक़िफ़ है सर। नसीब जी, नदीम साहब बोलते रहे, जीते रहे, इसी तरह कसीदे पढ़ते रहे, अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिज़्र दे। बात इतनी है कि आजकल इनके सीनियर, इनके एमएनए और मुल्क के वजीर खारजा बड़े मलकाई जज्बात बन के गुफ्तगू कर रहे हैं, और पता चल गया कि सिंध के हालात बड़े अबतर हैं, लेकिन उन्होंने सारा कसूरवार ठहरा दिया है पीटीआई की हुकूमत को, क्योंकि इनके साथ तो बंदा कोई नहीं निकला, और हम सुबह से निकले हैं और लाखों की लोगों की मौजूदगी बता रही है कि सिंध हुकूमत के ऊपर सिंध के लोगों का कितना एतमाद है। अब मैं नदीम कुरैशी साहब को कहता हूं कि पंजाब में इनका भी एक वजीर आला है जो कि इन्होंने कहीं से पकड़ा है, पता नहीं किसका था और किसका रहा, आजकल इनका है। उसे जरा उस कुगू कोड़े को ट्रैक पे बिठाएं और पंजाब चाहे मुल्तान से निकले चाहे लाहौर से निकले, फिर लग पता जाएगा कि लोगों की आपके बारे में क्या राय है। देखिए, आप कौमी सियासत को इलाकाई और सूबाई सियासत के अंदर धकेलने की कोशिश ना करें। कल तक आप भी केपीके में थे और आप भी हुकूमत के खिलाफ करें। कुरैशी साहब को बुजदार साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कुरैशी साहब के बुजदार साहब के साथ, कहीं ये ना कि मुल्तान से ये भी पंजाब में भी लॉन्ग मार्च शुरू कर दे पीटीआई करें। अगर इनके ताल्लुकात अच्छे होते तो नदीम कुरैशी साहब सुबह शाम डिफेंड करते हैं, उन्हें किराए पे तर्जुमान ना लाने पड़ते, मेरे भाई के भाग जाग जाते। ये गूंगे के लिए इतने इन्होंने तर्जुमान रखे हैं। वजीर है, वजीर
कुरैशी साहब आप सूबाई वजीर है ना सर? क्या ना, यही तो रोना है। नहीं है उनके पास पोर्टफोलियो यार, मतलब मेरे ख्याल में नहीं बता रहा हूँ, अपा फिरदौस आशिक अमान बन जाती है, कोई इधर उधर से भाड़े के लोग आ जाते हैं, नदीम कुरैशी के बाग नहीं खुलेंगे क्योंकि ये पीटीआई के लिए बेचारा थक गया काम कर करके। ऐसे अगर मुझे प्रोड्यूसर भी यही बता रहा है कि कुरैशी साहब आपके पास वजारत नहीं है, ये बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मतलब इमरान खान साहब को जितने लोग, मैं आमिर भाई एक मिनट आज मुझे बोलने का मौका दिया जाए। सलमा बार साहब आपका टाइम नहीं लूंगा, आमिर साहब से जाती ताल्लुक है तो उनसे टाइम ले रहा हूं, उनका टाइम खा रहा हूं मैं गवाही देता हूं कि नदीम कुरैशी उन 2-3 लोगों में से है जो टीवी स्क्रीन पर बैठ के डिफेंड करने में कभी घबराते नहीं है, और मुझे आज पता लगा है कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। यह बड़ी शर्म की बात है पूरी तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब को इस पर सोचना चाहिए। आमिर साहब ओवर टू यू। बस मैं यही कह रहा हूं कि अगर इन्हें कोई शक है तो ज़िमनी इलेक्शन हुए और इनके साथ जो सलूक हुआ, जो इनका वजीर वो बूट दे के टीवी शो में आता था उससे जो पड़े और छठा नंबर आ गया इनका, और हमें छठे नंबर पे, हम पहले नंबर पे आ गए। उसके बाद कोई इलेक्शन ये नहीं जीता, अदम एतमाद किया अवाम ने इनके ऊपर, और आज सुबह से सिंध अवाम कर रहे हैं। 2 दिन के बाद पंजाब दाखिल होंगे, वो बता देंगे, फिर जब इस्लामाबाद आएंगे केपीके के लोग साथ आके बता देंगे कि अदम एतमाद क्या होता है, और इसी दौरान या इसके फौरन बाद आपको कौमी असेंबली इन पे अदम एतमाद करके बता देगी। लेकिन बात यह है कि कुरैशी साहब जरा टॉकिंग पॉइंट से हटे, अवामी आदमी है, इन्होंने भी वोट लेने हैं, लोगों में जाना है, बताएं कि बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत, बदतरीन मुनाफिकत, बदतरीन झूठ, इसका कौन जवाब देगा? कुरैशी साहब इतना बोझ लाद के ना जाएं तो काबे किस मुंह से जाओगे? सलमा साहब ओवर टू यू। पाकिस्तान सॉरी पीडीएम अदम एतमाद लाना चाहती है और उसके लिए बड़ी मुतहरिक नजर आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी तक असूली फैसला नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है पीडीएम अभी तक असूली फैसला कर क्यों नहीं सकी? अदम एतमाद की तहरीक कब आएगी, कैसे आएगी? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल अदम एतमाद की तहरीक का आगाज हो चुका है, उसके लिए बिल्कुल पीडीएम मुतहरिक है और लीडरशिप जो है वो जो मिल भी रहे हैं लोगों से, और जो इत्तेहादी हैं उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, और बिल्कुल अदम एतमाद लाना इसलिए जरूरी है इस वक्त कि अदम एतमाद कोई सियासी पार्टी इस वक्त नहीं लेके आना चाहती कि वो इक्तिदार में आ जाए, क्योंकि इक्तिदार में आने का इस वक्त कोई इतना जवाब नहीं बनता। 1 साल 2023 में वैसे इलेक्शन होने, लेकिन अदम एतमाद इस वक्त लाना इसलिए जरूरी है कि जो 22 करोड़ अवाम की सिसकियां हैं उनका कौन जवाब देगा? जो 22 करोड़ अवाम हमने इस हुकूमत में महंगाई की दलदल में जो धंस थी, इस वक्त जो पेट्रोल आप देखते हैं कि 160 रुपए पे आ चुका है और 1 मार्च को फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है। आज अखबार में लिखा हुआ था कि जो आटे का 20 किलो का जो तोड़ा है उसकी कीमत 200 रुपए बढ़ने जा रही है इस बार। और उसके अलावा आप देखें कि जो बिजली जो 8 रुपए का यूनिट मिलता था उस वक्त 28 रुपए का मिल रहा है। जो खाने का घी गरीब लोग अपना खाना पकाते थे 130 रुपए किलो मिलता था, वो 410 रुपए किलो हो चुका है। इसलिए अदम एतमाद की तहरीक अगर इस वक्त ऑपोजिशन की पार्टियां और नहीं लाती और इत्तेहादी अगर इस बात पर गौर नहीं करते, वो हुकूमत के साथ खड़े रहते हैं, तो कल को वो 22 करोड़ अवाम को वो भी जवाब भी होंगे इस सूरत हाल का। कामयाब हो जाए अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो क्या आप लोगों के पास प्लान है इस महंगाई को कम करने का, जिसके लिए आप लोग अदम एतमाद? जी, अदम एतमाद जब कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि मईशत को बहाल करना। तो देखिए, अगर आप मुझसे ये सवाल करते हैं, मैं मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे ये बात कह सकती हूँ कि जब हम 2008 में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी, तब भी जो हमारी मईशत थी वो बहुत बदहाल थी, बहुत बदतर थी। उसको हम लेकर चले। आपने 2008 के बाद 2013 तक पंजाब की अंदर मईशत को किस तरह संभाला दिया गया, किस तरह सही ट्रैक पे लेके आया गया, उसकी मिसाल मिलती है 2013 में। जब 2008 वो वक्त मैं याद दिलाना चाहती हूँ जब पाकिस्तान का चप्पे चप्पे कोने कोने में दहशतगर्दी किस तरह से फैली हुई थी, कोई जगह नहीं थी जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते थे। 2013 से पहले लोड शेडिंग 16-18 घंटे हो रही थी, सनत जो है वो बंद पड़ी हुई थी, कारोबार बंद पड़े हुए थे। पीएमएलएन में इस महंगाई से लड़ने की नदीम कुरैशी साहब, वैसे इमरान खान साहब अगर आपको तो उनको तो चाहिए कि फौरन से पहले आपको, आप जैसे लोगों को कहीं सूबाई और वफाकी कैबिनेट में एडजस्ट करें, ताकि जो आप चेहरा है तहरीक इंसाफ का, कम से कम लोगों को बता सकें
कि आप ही हुकूमत चला रहे हैं और आप ही कैबिनेट का हिस्सा हैं। सर ये तो बड़ी पुरअज़्म नजर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को लेके, कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि पंजाब से गुजरना इन्होंने। सर देखिए, एक तो मैं आपके भी और बैरिस्टर आमिर साहब के कॉम्प्लीमेंट्स का थैंक यू करता हूँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। पार्टियों में फैसले बहुत सारे दीगर इश्यूज को भी देकर होते हैं। जहां तक बात है सलमा भट्ट साहबा की, ये मेरी बहन, अगर जितने रेट्स इन्होंने बताए, ये पॉपुलर गुफ्तगू है, बहुत बड़ी मकबूल बात है कि जी घी का रेट इतना बढ़ गया, चीनी का रेट इतना बढ़ गया, आटे का रेट इतना बढ़ गया। मैं इनसे बसत एहतराम ही अर्ज करूंगा, अगर काश ये भी बता दें कि इनके दौर में गंदम की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। अभी आप गूगल पे सर्च करें, दुनिया के 2 मुल्क हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया, जो दुनिया का मोस्टली एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर 2017 में भी वही कीमतें थी जो आज है। मेरी ये तमाम आर्गुमेंट किसी भी तरह महंगाई को डिफेंड करने के लिए नहीं है। मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं समझता हूं हम अपने हकों में व्हाट इज द पॉइंट? क्या सलमा साहबा गलत फिगर दे रही है? तो पॉइंट क्या है इसमें? ये जो फिगर्स दे रही है, ये उन कीमतों के दे रही है जो आज पूरी दुनिया में है। मैं इनसे दरखास्त करूंगा, ये दोनों मेरे अहबाब जो बैठे हुए हैं यहाँ, ये 35 साल इस मुल्क में इक़्तिदार में रहे, मुख्तलिफ सूरतों में, जॉइंटली भी और इंडिविजुअल भी। इन्होंने पाकिस्तान को बजाय एक एक्सपोर्टर मुल्क बनाने के, इन्होंने दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी इंपोर्ट की मंडी बना दिया पाकिस्तान। 22 करोड़ लोगों की जरूरियात के लिए जब आप हर चीज बाहर से मंगवाएंगे, वो इंसानी अद्वियात हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, वो केमिकल्स हो, वो एडिबल ऑयल हो, टीम लेके आए थे 4 साल पहले, जिसमें पूरे मुल्क का नक्शा बदल देना था, नया पाकिस्तान देना था। आपने जो सारा कुछ तब्दील करके शहद की नहरें बहानी थी, और वो कहां गया? वो जो आपका प्लान था, मुआशी प्लान, जो अंडों, कट्टों, मुर्गियों से शुरू होके और जो मिले वो भी किसी को ना आज कितने अंडे हैं, कहां पे हैं, मुर्गियां किधर हैं, वो कट्टे कहां पे हैं? आपने तो कारखाने बंद करके लंगर खाने खोल दिए। आपने 4 साल में इस मुल्क को दिया क्या? आप किस बात पे आज डिफेंड करते हैं? आप महंगाई, मैं कह रही हूं 15% से ज्यादा खाने पीने की अशिया में महंगाई पाकिस्तान में हम भुगत रहे हैं। मिडिल क्लास क्या, पूरा पाकिस्तान, अमीर लोग भी भुगत रहे हैं। आप बात करते हैं इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की, आप बात कर सकते हैं सिर्फ जनवरी का, इस साल जनवरी के 1 महीने के अंदर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2.6 बिलियन डॉलर है। पता है आपको इस बात का? ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट है। और फिस्कल ईयर जो 2022 है, 7 महीने गुजरे हैं, 7 महीने में 11.6 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसकी वजह सिर्फ रेमिटेंसेस की कमी और एक्सपोर्ट की कमी हुई है। आपको पता है इस बात का? क्योंकि हमारे यहां आपने इंडस्ट्री खत्म कर दी। हमारे यहां जब आप फ्यूल प्राइस इतनी बढ़ा देते हैं, सलमा साहबा, कुरैशी साहब जी, मुझे नहीं पता सलमा साहबा का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनका क्या है, इनको बताया जाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने फॉरेन रेमिटेंसेस पिछले 2 साल में पाकिस्तान को मिले हैं, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से इंक्रीज किया है। जनवरी की बात कर रही हूं सर, आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें जनवरी के जो रेमिटेंसेस आया हमें, वो उन्होंने बताया कि उसकी कमी की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा बढ़ गया है। ये इस जनवरी की रिपोर्ट पढ़ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ये मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं कोट कर रही हूँ, टीवी के ऊपर बैठ के कोट कर रही हूँ। देखिए, आप टीवी पे बहुत कुछ कोट करती है। ये जो अभी आपने अंडे कट्टों की बात की ना, मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाए, नहीं, मैं तो आती बहुत कम हूँ, मैं तो चंद एक शोज में आई हूँ। मैं बहुत कुछ को कोट आप लोग डेली करते हैं, जिसका जो टोटल झूठ का मबूल होता है। और ये बात तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी बता दी है कि 117 से लेकर 140 नंबर पे पाकिस्तान को करप्शन में लेके जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये सेहरा आपके सर जाता है पिछले 4 सालों के अंदर। आपको कोई तो इंडिकेटर होंगे ना, कहीं तो आपको मैयर करना पड़ेगा आपकी कारकर्दगी। आप यहाँ बैनुल अक़वामी आप रिपोर्ट निकाल कर देख लें, थ्रेशोल्ड होगा जहाँ पे आपको हम कर सकें, पकड़ सकें, अकाउंटेबल ठहरा सकें। कहाँ जाना है आपने बताइए। लाहौर और मुल्तान का मैच देखते हुए लोग एंजॉय करेंगे कट्टों और अंडों का हिसाब सुनते भी। कुरैशी साहब दे दें हिसाब अंडों और कट्टों का। अच्छा, एक तो सलमा साहबा को थोड़ा सा पानी पेश करें, चूंकि ये स्टूडियो में मौजूद है और ये समझती है ज्यादा स्पीड से बोलने से। नहीं कुरैशी साहब, मैं समझ सकता हूं, सलमा साहबा लाहौर से हैं, आप मुल्तान से हैं, दोनों का पीएसएल में फाइनल हो रहा है, तो दोनों बराबरी में लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मुझे आप सिर्फ जवाब दें। 22 करोड़ अवाम को मेरा पानी छोड़ें, उस गरीब को जवाब दें जिसका आपने चूल्हा बंद कर दिया, उस गरीब को जवाब दें जो आटा लेने के काबिल नहीं है, उस गरीब को जवाब दें जिसकी दवाइयां आपने 500% महंगी कर दी, उस गरीब को जवाब दें
जिसको आपने जिसकी बिल्कुल वीडियो उठा ठीक। के उखाड़ के फेंक दी अच्छा, कुरैशी साहब और जवाब दे दें। नजायज संजय साहब, मुतावजा के जवाब नाम तो पे ले लें अपनी उनसे। 12 लाख जवाब रुपए ले का लें। रेगुलराइज करा कुरैशी दिया। साहब जवाब दे दें। अच्छा, इनका वतीरा यही है, इनसे बात की जाए सर, करप्शन जल्दी की, नहीं, ये बात आप गरीब का जवाब दे देखिए मैं इनसे पूछता हूँ, ये उस अरबों रुपए का मसूद अनवर जो उनका मुंशी है शहबाज शरीफ साहब का, उसने जो 4 बिलियन रुपीस जमा करवाए हैं शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में, ये उसका जवाब तो दे, ये इस बात का जवाब तो दे। ये जो इवेंट फील्ड्स के जो कहाँ साबित हुआ? पहला- वो जो FIA, वो जिस FIA में रोज आपके जरिए आप प्रेशर दिलवाते हैं, रोज आपने वो जो संदूक लेके आने थे सबूतों के, वो किधर हैं? वो FIA में हम जाते हैं, अगली तारीख डाल देते हैं, वो फिर हम पेशी पे जाते हैं, सुबह फिर पेशी है, लेके आए ना सबूत, सुबह है पेशी, ये लिटल रोड पे आप आए सबूत लेके आए PTI, आप तो 4 साल से हुकूमत में कितने सबूत शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई एक सबूत अदालत में पेश किया आपने? कोई एक बात आप साबित कर सके? आप सुबह अपना संदूक लेके आ जाए जो आपके सबूत हैं। वो जो आपने एसेट रिकवरी यूनिट बनाया था जिसमें शहजाद अकबर साहब अभी तो घर गए ना, अगला मरला वो आने वाला, PTI के सारे लोग जहाज पे बैठ के नीचे बाहर जाने वाले, आप उसकी तैयारी करें। एसेट रिकवरी यूनिट दिखाने आप साहब, क्योंकि आज शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, बिलावल साहब में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 दिन लोगों को इंगेज रख सकें। एक तो जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। दूसरा, आप पंजाब की सियासत में बड़े मुतहर्रिक हैं, लाहौर में बैठ के पीपल्स पार्टी को उस वक्त से डिफेंड करते आ रहे हैं, उस वक्त से प्रेजेंट करते आ रहे हैं जब शायद पीपल्स पार्टी का नाम लेना भी कोई नहीं रहा था। तो जब ये लॉन्ग मार्च आप लोगों का पंजाब से गुजरेगा, जहां नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है सर, खास तौर पे PTI की, जिसके खिलाफ आपका लॉन्ग मार्च है, तो कैसे आप लॉन्ग मार्च को एग्जीक्यूट कराएंगे? क्या क्राउड दिखा पाएंगे स्ट्रीट पावर पंजाब के अंदर भी? देखिए, पहली बात जो आपने शेख रशीद साहब की है, वो इमरान खान की जुबान में वो कहते थे इसकी तो कैपेसिटी चपड़ासी बन, तो अब जिसने चपड़ासी भी नहीं रखना था आजकल वो मुल्क उसके हवाले करके वजारत दाखिला है, तो फिर बंदे को लेवल हो और कुछ मिल जाए तो फिर शायद तो करनी है ना नौकरी दिखाने के लिए, और एंगेज करने के लिए कितना है। हमने कोई फिल्मी किस्म का GT रोड मार्च नहीं किया, हम अवामी मार्च कर रहे हैं, हम मज़ार कायद से निकले हैं ताकि एक नजरियाती तहरीक की बिना और बुनियाद है, और अवाम को बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन करप्शन और अवाम का जो हाल किया है इन्होंने झूठ और मुनाफिकत से, उसके खिलाफ अवाम के साथ खड़े हैं। ये पता चल जाएगा शेख रशीद को। यही तो हाल है कि वज़ीर दाखिला को होश की बात करके अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात और कोई अच्छी खैर की बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसे ये नकम्मे और निकट्टू, नालायक और बदजुबान मसखरे हैं। देखिए कि ये फिर भी जुगते लगाने से बात नहीं आ रही। ये सारे रंगीले बैठे हुए हैं और रंगीलों का काम ही ये है कि मुल्क की बात नहीं करनी, कोई उसे गाली पको, कोई उसे बात तो होता कि लड़ाई जारी रहे, और इसी में शायद ये समझते है। दूसरी बात देखिए, पंजाब के अंदर मैं आपको बात बताऊंगा अदनान भाई, कि पंजाब के जो हालात, तो बुजदार आज ने यहाँ पे बेड़ा गर्क किया, बुजदार ने जो चेहरा दिखाया, पंजाब ये नहीं है। पंजाब ख्वाजा फरीद की धरती है, बाबा फरीद की धरती है, बुल्ले शाह की धरती है, शाह हुसैन की धरती है। यहाँ पे गूंगे बिठा के और जादू टूनों से इश्तिहारों के जरिए हुकूमतें की जा रही हैं, IG बदल के, चीफ सेक्रेटरी बदल के, तो अवाम निकल के बताएंगे कि पंजाब के अंदर सियासी बेदारी आपको बताए किस तरह पंजाब के लोग तंग है, इन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दिया। वो पंजाब जो बास्केट है उसके अंदर आज लोगों को दो की रोटी नहीं मिल रही है, उस पंजाब के अंदर आएगा और के अंदर आज सफाई के हालात देखें, हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लोगों को इलाज की सहूलतें मौजूद नहीं है, और ये बैठ के क्या शगुफ्तेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको खान साहब सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने बात की था कि, और आप भी मेरे पास है, तो जरा वो एक तकरीर निकालें। वो शख्स कहता था कंटेनर पे खड़ा होके कि इससे आधे बंदे भी निकल आए ना इमरान खान इस्तीफा दे देगा, उसके भी वो बंदे गिन लें और क्लिप दिखाएं, और आज सुबह निकले हुए लोग, अभी कराची से इब्तिदा हुई है, वो भी लोग दिखा दें, और किसी से कहें कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अपनी जुबान की कोई पासदारी कर लो,
अवाम भी तुम पे अदम एतमाद करते हैं, पार्लिमान भी अदम एतमाद करना चाह आज मैं आपकी तरफ हूं कुरैशी साहब, आज मेरा वोट आपकी तरफ है सर, लेकिन जवाब तो देना सर तहरीक इंसाफ को। लॉन्ग मार्च इंपैक्टफुल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। दो मिसरे आखिरी, वो कहते हैं कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं। खास थैंक्स है भाई। जी कुरैशी साहब कंटिन्यू सर। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पंजाब से गुजरेगा तो अवामी समंदर होगा सर। अच्छा अदनान साहब, मैं तवक्को रखूंगा कि बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरी बात भी उसी तवज्जो से सुनेंगे जैसे मैंने इनका बातिल शिकन खिताब सुना। बातों से अगर दुनिया जीती होती ना तो सिर्फ बोलने वाले लोग ही पूरी दुनिया को लीड कर रहे होते। मुझे बड़ी हैरानी है कि ये पता नहीं लोगों को क्या कौन से राग सुना रहे हैं। एक तो पंजाब में इस वक्त ऑन गोइंग 30,000 प्रोजेक्ट है, 30,000 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, 35,000 किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम पंजाब का, वो अपग्रेड उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में हुआ। 8 नए मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, 291 छोटे हॉस्पिटल्स पंजाब में उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में बने हैं। 37 अरब रुपए की मेडिसिन सिर्फ इस साल पंजाब के लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी है। मतलब टीवी पर बैठकर इतनी चीजों को बिस्कोट करना, मैं बैरिस्टर साहब से तवक्को नहीं रखता। मुझे मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि इन जैसे लोग पार्लियामान का हिस्सा बने, लेकिन पीपल्स पार्टी जहां पहुंच गई है तो बैरिस्टर साहब इंशाल्लाह टीवी पर ही गुफ्तगू करेंगे। पार्लियामान इनको पीपल्स पार्टी से नसीब नहीं होगी। हाँ, ये तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह इन जैसा शानदार शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पार्लियामान का हिस्सा होगा। पीपल्स पार्टी को जहां जरदारी साहब ने पहुंचा दिया, जहां बिलावल साहब ने पहुंचा दिया, ये ठीक है, इन्होंने अकायदे से मोहम्मद रिजला के बाजार पे 3, 4, 5 सारे लोग इकट्ठे कर लिए। लेकिन अभी आपने देखा लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ जिसका मैं बड़ा ताना देते हैं, ये 3-3, 4-4 वोट मिले इनकी पार्टी को। आज पंजाब का लोग इंसान बड़ा बाशऊर है। पंजाब के लोगों और 133 में तो 27-28 बार वोट है, ये सही फिगर याद नहीं है। कॉन्शियस एजुकेशन पे काम कर रहा है। जिस शख्स ने पंजाब के 12.5 करोड़ लोगों को सही मानों में इग्नोर शोबों में प्रोग्रेस दी है, उन्होंने उस्मान बुज़दार ने को कॉस्मेटिक डेवलपमेंट नहीं की या मेट्रो या ऑरेंज चेयर बना के एक पॉइंट ले लें। मैं आपके अगर सारे फार्मूले मान लूं तो आपको तो टेंशन फ्री होकर घर बैठना चाहिए, असेंबली में जाना चाहिए, इस्लामाबाद बैठना चाहिए। आपने सिंध में मार्च शुरू कर दिया तो वो किस चीज का, मतलब आपको अगर टेंशन नहीं है पीपल्स पार्टी की तो रहने देते उस मार्च का, जो रिएक्शन मार्च आपने किया सर। जरा सुनिएगा जी, सुनिएगा हुजूर वाला जिले सुबानी, गुजारिश करता हूँ जान के अमान पाऊं तो अर्ज करूं। नहीं सर, आप बोलेंगे सर, मैं तो कश्मीर में अब आप जब पंजाब आएंगे ना, आपने कश्मीर से मूव करना है बाई रोड और हैदराबाद तक जाना है। अगर आपको ये मंजर ना लगे कि आप 1820 में ट्रैवल कर रहे हैं, अंग्रेज के उस दौर में जब ना इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ करते थे और ना ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करते थे, मेरी बात है यकीन कीजिएगा, आप सिंध, अर्बन सिंध जो है, कराची और हैदराबाद के लोगों में जाए, अपना कैमरा और मोबाइल लेकर अपना माइक और कैमरा लेकर जाए, लोगों की हालत ज़ारवा देखे। मेरे भाई कराची के अरकान असेंबली को जब उन पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां वज़ीर हाउस के बाहर की जाएगी, डेमोक्रेसी का नाम लिया जाएगा और सिंध के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को टॉर्चर सेल में बंद करके उस पर सांप छोड़े जाएंगे, लोगों की इज़हार राय की आजादी को सल्ब किया जाएगा। आम सिंधी हारी किसान को पहले रोटी कपड़ा मकान और बाद में लाशों के वो प्रोजेक्ट देकर और उनसे वोट लिए जाएंगे, सिर्फ पुलिस के जरिए वोट लिए जाएंगे, तो आम सिंधी कब तक बैठेगा? आज लोग डिजिटल दौर में लोग वाकिफ है। सलमा बट साहबा, क्या मार्च का महीना वाकई अपोजिशन को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है? और अपोजिशन की कामयाबी का मतलब क्या? इमरान खान साहब नो मोर ऑन हिज सीट्स। सलमा साहबा जी, आने वाले वक्त को तो मैं इस तरह से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो ये लगता है कि बिल्कुल कामयाबी मिलनी चाहिए। कामयाबी ऑपोजिशन की सियासी कामयाबी से ज्यादा बड़ी कामयाबी ये होगी कि 22 करोड़ अवाम को निजात मिले इन लोगों से, जिस हुकूमत ने सिर्फ अवाम के ऊपर अजाब डाला हुआ। देखिए, आप अभी बात कर रहे थे कि कराची में जिन्होंने निकाला हुआ है वो शाह महमूद कुरैशी साहब, हकूक़ सिंध मार्च जो निकाला हुआ है, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी जो निकले हैं मार्च लेके, उनको वो लोगों को बताने गए हैं उनको कि वो जो यूक्रेन में स्टूडेंट्स रो रहे हैं उनकी जान को दिन रात, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर की हालत यह है कि वो चले गए कराची में सिंध के अंदर मार्च निकालने और वहां पे यूक्रेन के अंदर हमारे नौजवान फंसे हुए, बच्चियां बच्चे, आप रोज देखते हैं वीडियोस टेलीविजन के ऊपर क्या सूरत हाल हुई है। ये वही शाह महमूद कुरैशी हैं जिन्होंने
सूबा जनूबी पंजाब बना के देना था ना, और वो वहां से लोगों को पट्टे डाल के और वो लेके गए थे धादी बना के कि हम सूबा देंगे। आप देख लें कि 4 साल बाद हालत ये है कि वो लोगों को बताने, मेरा ख्याल इनको मार्च निकालना चाहिए अपने करतूत बताने के लिए कि हमने वो जो सूबा बनाने के नाम पे जिन लोगों को धादी बनाया था उनका हाल क्या किया आज, कि वो अपने दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने के काबिल नहीं रहे हैं, वो जाके अपने ना वो जो है वोट नहीं ले मांग सकते किसी से। मेरा ख्याल है ये जो शाह महमूद कुरैशी है वो बताने, इनको पीटीआई को चाहिए ये मार्च करें और लोगों को बताएं कि हमने 1 करोड़ जो नौकरियां देनी थी ना, उसकी बजाय हम करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं अब तक। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा लोग मजीद गुर्बत की लकीर सतह से नीचे गए हैं। पहले 5 करोड़ लोग थे, अब 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। इनको बताना चाहिए कि जो 50 लाख घर बनाने का वादा किया था ना, 4 सालों में इसको जरूरत दें, 5 के साथ उतने लोग बेघर कर दिए इन लोगों ने। ये मेरा ख्याल है इनको बताना चाहिए जाके कि ये जो कुछ इन्होंने वादे किए थे, 11 नुकाती एजेंडा दिया था मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने, उनको बताना चाहिए कि उसमें से कोई एक चीज भी अपनी बताई ये आज तक लोगों को नहीं दे सके। और अभी पता नहीं जिस पंजाब की बात कर रहे थे मेरे भाई, मुझे खदशा है कि ये बॉर्डर पार पंजाब की बात ना कर रहे हो जिसके अंदर 30,000 इन्होंने प्रोजेक्ट तरक्याती चला दिए हैं। हम जो 4 साल से एनुअल डेवलपमेंट प्लान पंजाब का पढ़ते हैं उसके अंदर तो पूरा मंसूबा गायब है। एक चिल्ड्रन गुजरावाला बनाएंगे वो गायब है, और 84%। वेलकम बैक। आमिर हसन साहब, इस लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या होगा सर? अवाम जो मर्जी इस पे कमेंट करे, पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मर्जी रिमार्क्स दे, एक सवाल तो इंतहाई वैलिड है कि इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का? बिलावल साहब इसकी क़यादत कर रहे हैं, जरदारी साहब ने सारा प्लान पेपर वर्क किया है। रिजल्ट क्या होगा? लॉन्ग मार्च उसी तरह होगा, एक ट्रेन मार्च हुआ था, अब खत्म हो गया, पता नहीं लगा, या ये कोई इम्पैक्टफुल लॉन्ग मार्च हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से? हम लाहौर से निकले और शाम को इस्लामाबाद पहुंचे, एक बाकायदा 10 दिन का मार्च है। और आप भी इससे कल ही अभी आप मेरे से बात कर रहे थे, इतने दिन आप लोग एंगेज रखेंगे, ये कोई आसान फैसला नहीं है। हम मज़ार कायद से निकल रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट ये अज खुद इसका आगाज ही इसका इम्पैक्ट कि आप पूरी पाकिस्तान के समाज को पॉलिटिसाइज करने निकल रहे हैं, अवाम को साथ लेके निकल रहे हैं, अवाम की मेजॉरिटी पे जाके अपना पैगाम नहीं पहुंचा रहे, अवाम से ये ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं कि अगर आज आप महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, आपको किसी मुनाफिक ने आके झूठे ख्वाब दिखाए थे, सब्ज बाग दिखाए थे, वो कहता था 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो किसके दामन में छुपा बैठा है, वो बाहर क्यों नहीं निकलता? हम उसे हया दिलवाने के लिए भी आ रहे हैं और अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए भी निकल रहे हैं। और अवाम का गैज़ो गज़ब बताएगा ने भी जो बनी गाला में आराम से बैठ के कहते हैं कि बेगम साहबा मुझे बताती हैं कि मुल्की मसाइल पे डायलॉग बाजी ना करो, अब तुम वजीर आजम हो, उन्हें भी पैगाम है। और जिन्होंने इस नालायक और नखट्टू को और नाजायज हुकूमत दिलवाई है, उन्हें भी पैगाम है कि अवाम के फैसले, हक़ हाकमियत अवाम का है, अवाम का ताकत का सरचश्मा है, अवाम बता रहे हैं। और ये तो डायलॉग बाजी करने की बजाय कुरैशी साहब जरा कुमक लेके पहुंचे ना बड़े कुरैशी साहब के पास, उनके पास मुरीद कम पड़ गए हैं, लोगों को पता है कि कब्रों की कमाई में अब काम नहीं चलेगा। अब उनका भाई मुरीद अब्बास कुरैशी भी बोलता है कि भाईजान बस करें, इतने भी फंड ना खाएं, इतने भी चंदे ना खाएं कब्रों के, ये इनकी हैं। और ये जो कैंची से बाल काट काट के आपने कही और हमें कह रहे हैं कि जहालत नहीं खत्म सिंध में हुई, अरे भाई जाने दो, ये मलका जज्बात वाले ड्रामे बंद करो, सीधी बात करें। देखें, अगर अवाम खुश है, अगर महंगाई नहीं है, अगर बेरोजगारी नहीं है, अगर गुर्बत नहीं है, अगर पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बड़े ही अच्छे हालात कर दिए हैं, अगर इनके एमएनए चीख चीख के इन्हें नहीं कह रहे कि गिरेबानों में झांको बेड़ा गर्क हो गया है, तो फिर उसके बाद तो इन्हें बिल्कुल इसी तरह कुरैशी साहब, सवाल नहीं है, बट एक पॉइंट सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है
और महंगाई का ही नारा अपोजिशन लगा रही है, पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम हो या नून लीग हो, जेयूआईएफ हो, और मतलब आपकी दूंगा। अभी मैं दावे के लिए, अभी कुरैशी साहब ने बात की सड़कों की हालत, मैं दावे से, मैं पिछले हफ्ते सिंध से वापस आया हूं, मेरे साथ बाय रोड चले, हुआ ये कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मच बेटर इन सिंध नाउ, यू आर राइट सर। मोटरवे से जड़ावाला उतार दिया धुंध की वजह से, हम जड़ावाला से लाहौर जिस तरह पहुंचे हैं, तौबा तौबा करके और अल्लाह से दुआएं मांग मांग के पहुंचे हैं। सर गाड़ी पे आप एक साइड रोड की बात कर रहे हैं सर, मुल्तान से लाहौर का मेन जेटी रोड बहुत बुरा हाल है उस रोड का, जितना उस पे ट्रैफिक का रश है। कुरैशी साहब, ओवर टू यू सर। साहब के साथ मैं बड़ा इज़हारे हमदर्दी करता हूं कि जड़ावाला रोड पे इनको बड़ी तकलीफ हुई। ये इन पर अल्लाह की रहमत है कि इनके गुनाह ताजे बख्शे जाते हैं। ये सिंध से बहुत बड़ी नेकी करके आए थे, तो इनके वो तकलीफ आई है ना, तो गुनाह बख्शे जाते हैं। अच्छा, इन्होंने एक बड़ा शानदार वर्ड यूज किया कि जी कोई मुनाफिक या हुक्मरान है। भाई मुनाफिक की पहले आप तशरीह पढ़ ले। मैं आप जितना पढ़ा लिखा शख्स नहीं हूं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ उठता बैठता हूं। मुनाफिक उसको कहते हैं जो खुद तो अरबों के महल में रहे और गरीब की बात करे। मुनाफिक उसे कहते हैं जो अपनी मूवमेंट के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां इस्तेमाल करे और गरीब की बात करे। मुनाफिक उसे कहते हैं जो पाकिस्तान से असासे बैरून मुल्क मुंतकिल करे, किसी सवाल का जवाब ना दे। मतलब कयामत की निशानियों में से एक निशानी कि पीपल्स पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव करप्शन की बात करे। भाई बिलावल हाउसेज आपने बनाए हैं सूबाई हेडक्वार्टर्स पे अरबों रुपए के, भले वो आपको किसी ने डोनेट किए हो, लेकिन आप रहते वहां हैं। आप बात यार गरीब की करते हैं। आप पंजाब का फिक्र ना करें, पंजाब के लोग बाशऊर हैं। और जहां तक आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की, हमें एक दूसरे के मजहबी अकदार पर किसी सूरत भी जाती अदा की तस्कीन के लिए हमें उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। हर 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 मसले के अपने तकाजे हैं, रूहानियत के और दीगर मामलात के। तो मैं इन पे इनसे ये बड़ा पूरा मैं एहतजाज भी करूंगा कि हमें सियासी बात करनी चाहिए, हमें जाती बात नहीं करनी चाहिए। ये कोई मजिस्ट्रेट दर्जा 30 की अदालत नहीं है जहां आपने 5,000 रुपए लेकर किसी की बेल करवानी है मंशियात में पकड़े हुए शख्स की। ये पाकिस्तान का एक मीडिया है जहां हर शख्स ने आपको भी सुनना है, मुझे भी सुनना है। शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी कुमक की जरूरत नहीं है। आम सिंधी, वो अर्बन सिंध का सलमा बट साहब ने कुछ फिगर रखे थे, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, वो प्रोजेक्ट गिनवा दें जो आपने। सदाए एहतजाज बुलंद कर रहा है। वो मुजफ्फर अवैस टप्पी, शर्जील बेमन, पीर मजरूर हक को ढूंढ रहा है कि कहां गए वो करैक्टर। इल्जाम शुरू हो जाएगा कुरैशी साहब, होगा जो टाइम कम है। कुरैशी साहब, सलमा साहिबा ने भी रिस्पांस लेना था आपसे सर। जी बिल्कुल, जो कल आपने देखा शाह महमूद कुरैशी जैसे खाली कुर्सियों के सामने खिताब कर रहे थे, जैसे आपने देखा असद उमर जो हैं वो इस्लामाबाद में खाली कुर्सियों के साथ खिताब कर रहे थे। पूरे मुल्क के आप बाई इलेक्शन उठा के देख लें, मर्दान से लेकर वजीराबाद हो, डस्का हो, कराची हो, बलोचिस्तान हो, जो उसमें इनका हशर हुआ है, जो उसके बाद बाय इलेक्शंस के कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस आप उठा के देख लें, केपी के कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन आप उठा के देख लें, अदम इत्तेमाद का फैसला हो चुका है। अवाम अपना अदम इत्तेमाद इस हुकूमत पे दे चुके हैं। क्या बुज़दार साहब के खिलाफ अदम इत्तेमाद आ सकता है सलमा साहिबा? जी बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। बुज़दार साहब ने ऐसा क्या कमाल किया है कि जो उनके खिलाफ अदम इत्तेमाद ना आए। बुज़दार साहब की ऐसी कौन सी कारकर्दगी है? बुज़दार साहब के क्रेडिट में कौन सी ऐसी, बुज़दार साहब के क्रेडिट में क्या जाता है? बुज़दार साहब के क्रेडिट में जाता है कि वो हेलीकॉप्टर पे जाके एरियल व्यू करते हैं जब कोई प्रॉब्लम होता है। बुज़दार साहब की क्रेडिट में जाता है कि सिर्फ वो सोए हुए हैं, उनको सूबे की अंदर ये भी मालूम नहीं होगा डिपार्टमेंट कितने हैं, उनको तो ये भी मालूम नहीं होगा कि डिपार्टमेंट्स के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उनका काम कैसे हो रहा है। उनको तो बुज़दार साहब के ऊपर तो कोई गिला बनता ही नहीं है, क्योंकि बुज़दार साहब का जो चुनाव किया गया था, गिला तो उस बात पे बनता है। बुज़दार साहब के ऊपर क्या गिला करना, 4 साल में पता चला होगा कि उनके सूबे के जो है जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है। 1 करोड़ नौकरियां, और बुज़दार साहब की कारकर्दगी के बारे में बात की, क्योंकि अदम इत्तेमाद वफाक में नहीं सर, पंजाब में भी आ सकता है। कुरैशी साहब, तो मुझे लगता है मेरी बहन सलमा भट्ट साहब या तो बट कढ़ाई खाकर आई है या जाकर बट कढ़ाई खाएगी, ये किसी की सुनती नहीं है। बुज़दार के खिलाफ वो कोई मसला नहीं, बट कढ़ाई में कोई मसला नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वाफर मकदार में मौजूद है, उसका कोई मसला नहीं। आप जवाब दें, आवाम को जवाब दें, बट कढ़ाई को छोड़ें। आप जो आवाम का सत्यानाश किया हुआ है उसका जवाब दें। नौकरियां और हजारों घरों की जरूरत है, ये मुझसे राब्ता करें, मैं इनको बताता हूँ किस तरह से वो घर बन रहे हैं, किस तरह से बैंक वो फाइनेंस कर रहे हैं।
इस तरह से नई जॉब्स आ रही हैं। आपसे राब्ता करके क्या करूं? आप गरीब को घर पकड़ाएं, गरीब को उसके अंदर आबाद करें, हमें नजर आए। आपसे राब्ता करके क्या करूं? आप नौकरियां दें, जब उनको तनख्वाहें मिलेंगी नौजवान खुशहाल होंगे, मुझे खुद ही पता चल जाएगा। हमें आपसे राब्ता करके, आपने मुझसे राब्ता करके क्या करना है? आप जाके काम करें जो करने वाला है। आप कारखाने चलवाएं, नौकरियां दिलवाएं, घर दिलवाएं, कारकर्दगी करें। सुनामी 1 मिनट दे दो कुरैश साहब, महंगाई का। प्लीज कुरैश साहब 1 मिनट दे रहा हूं, प्लीज बोलिए। 60 सेकंड आपके लिए। कुरैश साहब, जरा भी एहसास है इस मुल्क का, तो आपको चाहिए कि आप खुद घर चले जाएं कुर्सियों से उतर के। अभी मेरे भाई ने एक शेर भी सुनाया था, ये क्या कुर्सियां ही है ना, छोड़ दे, नहीं चल रहा आपसे, मान लें, आवाम से माफी मांगे और घर चले जाएं। आपको ये करना चाहिए, आपको जरा भी एहसास है आवाम का। तो आमिर साहब को ले लो 30 सेकंड भाई जल्दी। मैंने किसी के अकीदे पे हमला किया है? मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं हूं। मैंने तो उनके भाई की बात सुनाई है, मुरीद साहब ने क्या बात की है। बात इतनी है कि सवालों के जवाब दें, कारकर्दगी के साथ जीतने की कोशिश करें, चर्ब जुबानी के साथ नहीं, तानाजनी के साथ नहीं, बीजमालों के साथ नहीं। अगर महंगाई नहीं है, गुर्बत नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, अवाम हमारे साथ नहीं निकलेंगे, और अगर है तो अवाम आपके साथ नहीं निकलेंगे। ये कल फैसला हो गया। आपकी खाली कुर्सियां और हमारी भरी सड़कें बता रही हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो न्याजी को। अब ये अवाम का फैसला है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब, सलमा भट्ट साहबा, नदीम कुरैश साहब। नाज़रीन, आज का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।